ये पेज सोच के बताइए क्या होगा ये पेज। मैं कहूंगा ये पेज है चाबी, की की टू सक्सेस। अगर आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिया ना, आप फेल से पास की तरफ आ सकते हो बिल्कुल आसानी से। मैंने तो देखो एक पेज यूटिलाइज किया है, आपको अगर जरूरत हो तो दो पेज तीन पेज बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना डीटी के अंदर, वो है जो डर गया समझो मर गया। hello guys, this is your friend Mohit Sukhani, and today continuing my series of certified answer sheets. Today I will be discussing about my answer sheet of income tax law. Basically, the section 1 part will be covered in this video, which is of direct taxation, and another video will be of GST, which I will be uploading soon. तो इनकम टैक्स, देखो नाम सुन के मतलब डर लगता है। इनकम टैक्स में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, तो मतलब बोझ लगेगा आपको, बोझ मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर आप पूरा जीएसटी की तरफ चले जाओगे, और जो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वही थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ो इसको, एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक फ्यूचर अपनी करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देख सकते हो आप। बाकी देखो, इसमें जो आपकी सबसे बेसिक जो चेक होगा ना, वो होगी रिटेंशन पावर। आप पढ़ लोगे इनकम टैक्स को, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हर जगह हर मतलब बहुत सारी चीजें अलग है, और आपको सबको एक साथ रिटेन करके चलना है, क्योंकि सबके कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है इनकम टैक्स का, पूरा कंबाइंड आता है। सब कुछ आपको अगर पता होगा तभी उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वही है कि सब कुछ आपने एक तो पढ़ रखा हो, और आपने रिटेन कर रखा हो उस चीज को, तब जाके आप बढ़िया से स्कोर कर पाओगे इनकम टैक्स में। और बाकी देखो, मैंने ये जो 42 मार्क्स का आता है, ये मतलब टोटल वैसे देखो 60-40 में डिवाइडेड है, 60-60% होता है, जिसमें से भी देखो 42 मार्क्स का जो आता है डिस्क्रिप्टिव आता है, और जो 18 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं इसके अंदर। 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, उसमें भी 60-40 के हिसाब से होता है। तो 18 मार्क्स के डीटी के और 12 मार्क्स के जीएसटी के एमसीक्यूज आते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो मैंने 42 में स्कोर किए हैं 34.5 मार्क्स, और एक सेकंड में एमसीक्यू भी दिखाता हूँ आपको। तो ये एमसीक्यू का रिजल्ट है। एमसीक्यू में 18 में से मेरे आए हैं 16, और जो जीएसटी है, जीएसटी में से तो मैं कहूँ 11 में से 11 आए हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन था वो आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई सेक्शन पूछ रहे थे वो, मतलब मेरे क्वेश्चन में ध्यान नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन था, उसमें पूरा तुक्का मारा था मैंने, और बाकी 11 क्वेश्चन मैंने ढंग से अटेम्प्ट किए थे, 11 में से 11 मिले। तो जीएसटी के जो एमसीक्यू आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, पर जो डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज है, अगर आप पहली बार करोगे ना, डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज होंगे नहीं आपसे, बिल्कुल नहीं होने। और जो एक वो केस सिनेरियो आता है, उसको अगर आपने पहली बार देखा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल मतलब समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है वो। और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि वो पूरा एक टोटलिंग वाला क्वेश्चन होता है वो। तो आप अगर उसको डिस्क्रिप्टिव मान के चलोगे ना, तब कर लोगे। और अगर आप उसको नॉर्मल एमसीक्यू की तरह लेके जाओगे ना, और हल्के में ले लिया उस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल नहीं होगा आपसे। ओके। तो डायरेक्ट टेक्स्ट के एमसीक्यूज देखो, मैं कहूँ प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, तो आप सीधा जो आईआईसी की एक बुकलेट है, उसके अंदर शायद तक 30 या 35 केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज हैं, और बाकी 100-150 क्वेश्चन और है नॉर्मल जो एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप ढंग से पूरे एक बार सॉल्व कर लोगे ना, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर। और सेम जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव में आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी मतलब हो जाते हैं, जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो आता है, वो नॉर्मल टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के होते हैं, लाइक सेट ऑफ का हो गया कोई क्वेश्चन, लाइक हमारे पेपर में एक सैलरी का क्वेश्चन आया, तो मतलब एक सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, वो आता है पूरा मिक्स, तो उसके अंदर आपको मतलब सारे प्रोविजन एक साथ याद होने चाहिए। तो वो क्वेश्चन भी जब आप पहली बार अटेम्प्ट करोगे ना, नहीं होगा आपसे। 14 में से 14 लाना बहुत बड़ा टास्क है, मैं कहूँ टीचर्स के भी नहीं आ सकते। नहीं, झूठ बोल रहा है। टीचर्स भी अगर उसको पहली बार करेंगे ना, वो गलतियां करते हैं, सब करते हैं। टीचर्स भी मतलब मैं कहूँगा, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर्स, बट वो क्वेश्चन मतलब बहुत हाई लेवल होता है। लेकिन अब डीटी में क्या होता है, पेपर आता है हार्ड, और मैं कहूँ चेकिंग होती है इसकी बहुत आसान। अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, वो मतलब मैं कहूँ जैसे ही मैंने बताया कि आपको थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो कोशिश करो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की। हमको सिखा रिया है। मैं हमेशा मतलब ये सेम पैटर्न यूज करता था जब भी मॉक टेस्ट देता था, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमेशा लास्ट में करता था।
क्योंकि उसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है आपका और गलतियाँ होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो उसको अटेम्प्ट लास्ट में करो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो अब जैसे इनकम टैक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है। अब इसमें भी क्या होता है ना, कभी-कभी जो जैसे चैप्टर होगा हमारा टीडीएस, इसमें आपको क्या थ्योरी थोड़ी-सी लिखनी पड़ती है। जैसे इसमें शायद 6 या 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर तो देखो हमेशा काटते हैं ये। थ्योरी में से फुल तभी देते हैं जब आपकी पूरी एग्ज़ैक्ट लैंग्वेज मैच कर रही हो, वरना 1 नंबर काट के बाकी नंबर मिल जाएँगे आपको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब जैसे ये इसमें सब लिख रखा है और अंडरलाइनिंग मतलब मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अंडरलाइन देखो थ्योरी में जब भी आप अटेम्प्ट करो, कोई सा भी पेपर हो, अंडरलाइन जितना करोगे ना, तो एग्ज़ामिनर का फ़ोकस क्या है उस अंडरलाइन्ड पार्ट पे ज़्यादा जाएगा, बाकी चीज़ों पे नहीं जाता है इतना। तो इसलिए आपको नंबर गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वही मतलब वही थ्योरी में जो मैंने अपनाया वही अपना रखा है इसमें भी, कि स्पेसिंग देख लो और लाइन्स भी देख लो, मतलब 3 लाइन लिखो, 1 लाइन छोड़ो, वही सेम चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना? अब वही अंडरलाइन कर दिया, ये प्रोविज़न आ गया पूरा, है ना? और फिर यहाँ पे अब कैलकुलेशन स्टेप 1 में 3 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। ये शायद तक 6 नंबर का क्वेश्चन था। फिर ये देखो इसमें पार्ट्स में था ये, अदर देन फॉरेन सोर्स ये हो गया, ये रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ये पूरा मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस के भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ज़्यादातर आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। जो सेक्शन नंबर 6 है ना, उसके प्रोविज़न्स ढंग से पढ़ के जाओ, है ना? क्योंकि सेक्शन नंबर 6 के प्रोविज़न बहुत ज़्यादा लिखने पड़ते हैं आपको और उसके एक्सेप्शंस वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये आप ढंग से पढ़ के जाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस में यही है। वही है, अब ये देखो ये हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया, ये हो गया। तो ये मेरे हिसाब से 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 5 मिले मेरे को। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन देखो डीटी के हो जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको प्रोविज़न्स याद है, रिटेन आपको हो पा रहा है एग्ज़ाम के अंदर तो हो जाएँगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब जैसे सैलरी है, सैलरी में अब ये एक था सेक्शन नंबर 115 बीएसी, है ना? इसका क्वेश्चन जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, अमेंडमेंट आया था एक, है ना? शायद तक 2-1 साल हो गए इसको। तो जब भी आया था ना उसके बाद एक भी अटेम्प्ट में आया नहीं है। हर अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट था ये, पर एक भी अटेम्प्ट में आया नहीं था 115 बीएसी करके। लेकिन इस अटेम्प्ट में डाला। आना था ये और आया भी सही, है ना? मतलब कभी ना कभी तो आना था, इस अटेम्प्ट में नहीं आता तो मे 23 में आता। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कोई क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट है और वो नहीं आ रहा ना 1-2 अटेम्प्ट से तो आप तैयार रहो उसके लिए क्योंकि आपके अटेम्प्ट में आ सकता है। और टीडीएस, टीसीएस ये तो मतलब ढंग से करके जाओ आप। इनमें अमेंडमेंट्स भी बहुत आते हैं और ये आता है देखो 8 नंबर का तो फिक्स क्वेश्चन आता है एक। और अगर टीडीएस, टीसीएस आपने ढंग से कर रखा है ना तो 8 में से 8 भी ला सकते हो आप। इतने कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते इसके। बस आपको जो परसेंटेज है, सेक्शन याद हो तो कर लो बढ़िया है क्योंकि सेक्शन अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना, सेक्शन फिर मतलब जैसे कि मैंने क्या किया था, सेक्शन सारे याद थे, तो सेक्शन के टिप्स पे याद हो जाते थे टीडीएस, टीसीएस। मतलब सिर्फ सेक्शन बोलो, उनकी लिमिट्स बोल दो और बस वो निकल जाएगा। लिमिट बोल दो और वो एक परसेंटेज बोल दो कितने परसेंट से टीडीएस कटेगा। तो बस अगर आपको सेक्शन याद है ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टीडीएस याद करना। अगर आप अब तक सेक्शन वाइज़ नहीं पढ़ रहे थे ना, टीडीएस बेसिकली मैं बोलूँ सेक्शन वाइज़ पढ़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये देखो जैसे कि ये जैसे सैलरी हो गया, ये डीएवी हो गया। अब इसमें देखो ये बहुत सारे वो डाले मैंने असम्पशन्स डाले, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस है, इसके लिए ऑफिशियल पर्पज़ या पर्सनल पर्पज़ कुछ लिख ही नहीं रखा था, तो मैंने असम्पशन डाल दिया। रिसर्च अलाउंस है, अब इनके लिए असम्पशन डालो और असम्पशन्स डालोगे ना आपके आंसर्स बदलेंगे, लेकिन जो टैक्स होता है ना उसमें असम्पशन्स चलते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन के ना मैंने 3-3 सॉल्यूशंस भी देखे और करके सजेस्टेड आंसर के अंदर। और किसी भी पेपर में मैंने ऐसा नहीं देखा कि 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हो सजेस्टेड आंसर के अंदर। बाकी डीटी के पेपर में मैंने देखा है। ये देखो यहाँ पे असम्पशन सब चल रही है ना? ये हो गया अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये मतलब ये कभी-कभी भूल भी जाता था मैं, है ना? कभी-कभी सैलरी ये ध्यान रखना है। मतलब ये मेरे लिए मतलब मैंने इसको मार्क कर रखा था। कभी-कभी क्या होता था जल्दी-जल्दी में स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूल जाता था। तो बस वो भी ध्यान रखना चाहिए। वो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में भी हो सकती है गलती। मेरे से हो रखी थी ये बहुत बार। और अब जैसे ये है, अब इनमें क्या है वो बाकी चीज़ों से सेम है। अब जो-जो अलग चीज़ थी ना वो इन्होंने वो कर रखी है ना? अब ये देखो अब जैसे ये हो गया ना, अब ये मतलब यहाँ पे कट गया ये देखो। बस यहाँ पे क्रॉस कर रखा है ठीक है और ये एक क्रॉस ना सिर्फ़ 1 नंबर काटा है इन्होंने। 8 नंबर का क्वेश्चन था ये मतलब 1 नंबर तो वहाँ कट गया और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था इसमें मतलब कितने मिले 7 मिल गए मेरे को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हो गया कैपिटल गेन है इसमें मतलब ये मतलब वही आपको याद रखना है और उसका भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आता है। हर अटेम्प्ट में देखा है मैंने, एक सेट ऑफ और लॉसेस का। तो ये कर लो। तो मैं कहूँ जो बेसिकली आपकी जो थर्ड बुक है ना, जो मतलब 3 बुक्स आती है मतलब डीटी में, हमारे टाइम में तो 3 ही थी, आगे बढ़ जाए तो पता नहीं। जो थर्ड बुक है ना, वो मतलब ढंग से करके जाओ आप बिल्कुल। उसमें क्या-क्या टाइप हो गया देखो डिडक्शन है, एएमटी हो गया, 115 बीएसी हो गया, है ना? और टीडीएस, टीसीएस है उसके अंदर, फिर रिटर्न ऑफ इनकम है, उसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो ये आपने अगर ढंग से कर रखी है ना, तो आप मतलब डीटी में कहूँ हो जाएगी आपकी, निकल जाएगी। बिल्कुल थर्ड बुक ढंग से करो।
क्योंकि देखो हेड्स तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, वो तो कोई डाउट ही नहीं है उनमें। लेकिन जो थर्ड बुक है ना, वो मैं कहूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो अब जैसे ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का क्वेश्चन हो गया ये। तो ये हो गया और ये यहाँ पे आपको ये बताने पड़ते हैं कौन-कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, है ना? तो ये हो गए। अब ये जैसे टीडीएस टीचर का क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था, हमेशा आते हैं। इनमें तो मतलब कुछ है ही नहीं, हमेशा 8 नंबर तो फिक्स मान के चलो इनके आते ही आते हैं। 194 जी मतलब सारे सेक्शन देखो लिख रखे हैं। और इसमें ना मैं कहूँ 3 चीज़ों पे बॉक्स बना दो। अगर आपने सेक्शन वाइज़ याद कर रखा है तो एक सेक्शन पे हाइलाइट करो मतलब इन चीज़ों को। दूसरा ये हो गया भैया परसेंटेज 10% है और तीसरा भी अमाउंट और जो लास्ट जो फाइनल आंसर हो उस पे एक बॉक्स बना दो। तो ये चीज़ों पे आपको अगर बॉक्स बना के आओगे ना, तो बढ़िया है आपके लिए। अब जैसे एलए है, एलए में देखो मैंने ये देखो एक चीज़ ये हाइलाइट कर रखी है। दूसरी चीज़ इसका जो 2.5 लाख से अगर ज़्यादा तब टीडीएस कटेगा और यहाँ पे शायद तक 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं था, रेट मेरे को ध्यान नहीं आ रही होगी। हाँ, मैंने ऐसे किया था। अब देखो यहाँ पे मेरे को इतना पता था कि जैसे 2 लाख का है वो, जैसे कि लैंड एक्वायर कर लिया कि गवर्नमेंट ने और वो 2 लाख का कंपनसेशन मिल रहा है आपको, तो टीडीएस तो नहीं कटना क्योंकि 2.5 लाख से कम है। मेरे को ये याद होगा कि एग्ज़ाम के अंदर कि 2.5 लाख की लिमिट है, पर इसकी परसेंटेज याद नहीं आ रही, जो लिखी भी नहीं मैंने, है ना? तो ये मतलब ये मैंने किया था, मेरे को ध्यान है इतना तो। शायद तक 10% हो सकता है इसमें, बाकी मैंने लिखा ही नहीं है इसके अंदर, तो रिस्क नहीं लेने का एक तरीके से। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ये देखो फिर यहाँ पे नंबर भी काटे, 2 में से 2 दे दिए, बढ़िया है। और अब जैसे 194 क्यू, हाँ, एक ये थे 194 ओ क्यू और एक 206 सी 1H। ये मतलब ये अमेंडमेंट थी हमारे अटेम्प्ट के लिए तो ये आने थे। मतलब ये तो इनके क्वेश्चन भी थोड़े टिपिकल बनते हैं। एक मिक्स क्वेश्चन भी था इनका टीडीएस टीसीएस का मिला के, 206 सी 1H का और 194 क्यू का। तो इसके अंदर मतलब ये थे, मतलब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो इनको मतलब ढंग से पढ़ के गया था। तो वही अब देखो इसमें एक सेक्शन हो गया, एक इसका 50 लाख का अमाउंट है और 0.1% की रेट से टीडीएस करता है। और यहाँ पे फिर एक ये इसके अंदर ये था, ये भी बता दिया मैंने और यहाँ पे टीडीएस निकाल के बता दिया। ये देखो ये 3.5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, मेरे को मिला है 5.5। ये पेन वाला एक क्वेश्चन था, ये मैंने ढंग से पढ़ के नहीं किया था। तो इसमें मतलब कुछ भी लिख के आया था मैं। तो ये देखो काट कट नहीं थे तो, कि ये 500 की पेनल्टी है, इतनी पेनल्टी है, तो 1 नंबर फिर भी दे दिया इसके लिए। अब देखो मतलब पूरा क्रॉस कर रखा है, लेकिन जो एक चीज़ सही है ये चीज़, है ना? तो ये इस चीज़ के लिए 1 नंबर दे दिया भैया इन्होंने। तो 10.5 आ गए यहाँ पे। अब आते हैं भैया, अब देखो, अब एक चीज़ आएगी यहाँ पे, ये पेज, सोच के बताइए क्या होगा ये पेज? मैं कहूँगा ये पेज है चाबी, की, की टू सक्सेस। अगर आपने ढंग से यूटिलाइज़ कर लिया ना, आप फेल से पास की तरफ आ सकते हो बिल्कुल आसानी से। मतलब ये पेज ना आपको 10 नंबर देगा। 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स मिल सकते हैं आपको अगर आपने ढंग से यूटिलाइज़ कर लिया। मैंने तो देखो 1 पेज यूटिलाइज़ किया है। आपको अगर ज़रूरत हो तो 2 पेज, 3 पेज बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये वैसे रफ पेज नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली क्या है, अपना वो जो एमसीक्यू आता है टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जो केस सिनेरियो वाला एमसीक्यू आता है, सॉरी, वो वही है। उसको मैंने पहले तो क्या करता था, मैं एमसीक्यू जो नॉर्मल एमसीक्यू है ना, उसकी तरह मान के सॉल्व कर लेते थे। मतलब एमसीक्यू जहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसी में कुछ 1-2 फिगर लिख के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन बस इस क्वेश्चन को क्या करो, अगर आप टोटल इनकम का क्वेश्चन पूरा मान के, पूरा 10 नंबर का एक बड़ा-सा क्वेश्चन मान के सॉल्व करोगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट्स मिलेंगे और 18 मिनट्स को आपने को ढंग से यूटिलाइज़ करना है, मतलब पूरे 18 मिनट्स लगाओ आप। इसको जल्दी करने की कोशिश मत करना। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से करोगे तो 10 में से 10 मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको। तो मैं तो स्टार्टिंग में क्या करता था, जो 5 इसके एमसीक्यू आते थे, है ना? उन सबको पढ़ लिया कि पूछ क्या रहा है ये, है ना? जैसे इसमें हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, फिर टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। तो पूरा एक साथ में कंप्यूट कर लो। तो इससे क्या होता था, बहुत आसानी हो जाती थी, है ना? सॉल्व करने में आसानी हो जाती है और 18 मिनट्स के अंदर आराम से हो जाता था एमसीक्यू। और मैं कहूँ डीटी में ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो डीटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का वो, और दूसरा ये केस सिनेरियो वाला एमसीक्यू। बस ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें कैरी करती है 24 मार्क्स। बहुत ज़्यादा वेटेज होता है ये, 24 मार्क्स कैरी करती है ये, है ना? और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो फिर भी मैं कहूँगा आसान होता है डीटी का 14 मार्क्स का, क्योंकि उसमें क्या है, स्टेप मार्किंग मिल जाएगी आपको। आपके कुछ स्टेप गलत भी हो गए ना, तो भी आपको क्या है, स्टेप मार्किंग के कारण आपको 6, 7, 8 नंबर मतलब मिल जाएँगे 14 में से। लेकिन डी इस वाले एमसीक्यू में क्या है, यहाँ तो आपको 2 मिलेंगे, 1 अगर आपका सही है, यहाँ फिर मिलेगा 0। तो इसलिए इसमें मतलब बहुत आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्योंकि 1-2 लाइन से ना आपका क्वेश्चन पूरा उल्टा-उल्टा हो सकता है। मतलब हो सकता है अगर वो लाइन नहीं लिखी होती ना, कोई और सेक्शन एप्लीकेबल होता। लेकिन ये लाइन लिख रखी है तो कोई और सेक्शन एप्लीकेबल है। तो इसको इसलिए ढंग से पढ़ो, 18 मिनट्स पूरे यूटिलाइज़ करो और इसको मतलब फोड़ दो आप बिल्कुल, मतलब फोड़ सकते हो। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से आपका क्या है, ये जो एमसीक्यू है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे इसको।
तो ये हो गया। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि स्टेप मार्किंग होती है, देख लो आप, इसमें स्टेप मार्किंग हो रखी है, इसमें 4 मार्क्स है, स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, कुछ गलत भी कर रखा है, लेकिन मेरे को देखो 14 में से कितने मिले हैं, मेरे को 12 मार्क्स मिले। बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, मतलब ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड। ये देखो 12 मार्क्स मिले हैं मेरे को 14 में से। तो मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया मार्क्स है मेरे लिए, मतलब 2 ही मार्क्स काटे हैं इन्होंने, गलतियाँ बहुत सारी थी वैसे इसके अंदर, लेकिन कटे 2 ही मार्क्स है स्टेप मार्किंग के कारण। तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएँगे, लेकिन वो जो एमसीक्यू है ना, वो थोड़ा-सा टिपिकल रहता है, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैं सम अप करूँगा यहाँ पे। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि बस एक चीज़ ध्यान रखना है डीटी के अंदर, वो है जो डर गया समझो मर गया, है ना? फेमस डायलॉग है बहुत ज़्यादा, और ये डीटी पे पूरा का पूरा एप्लीकेबल होता है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया ना डीटी में, उस दिन मतलब आप मर ही गए ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर कि पास होना फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको ना जैसे-जैसे पेपर पास आने लगेंगे, आपको डर लगना चालू हो जाएगा। मतलब धीरे-धीरे डर लगना चालू हो जाएगा, और जिस दिन डीटी का पेपर होगा, 1.5 दिन में आपका कोर्स बहुत मतलब बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरा कोर्स रिवाइज़ कर पाओ आप, है ना? पर कोशिश पूरी करना आपकी पूरा कोर्स हो जाए आपका रिवाइज़। तो उस वक़्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, और डर के कारण पेपर मत बिगाड़ देना, बस ये कहना चाहूँगा मैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू, बाय-बाय। खत्म।